नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK-1A को लेके। जैसे कि अभी 2024 तक इंडियन एयरफोर्स अपनी सभी MiG-21 को रिटायर करने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच इनकी जगह को फिल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स में तेजस MK-1A को शामिल करने का प्लान किया जा चुका है। कुल मिलाकर अभी इंडियन एयरफोर्स में 80 के आसपास MiG-21 ऑपरेशनल कंडीशन में है, जिनको लगभग 83 तेजस MK-1A से रिप्लेस किया जाएगा। अब पहले से ही 83 तेजस MK-1A के लिए डील को फाइनल किया जा चुका है, लेकिन इनका प्रोडक्शन यहाँ पे एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। वैसे इसी बीच HAL की तरफ से बताया गया कि 2022 की मार्च तक पहली तेजस MK-1A की टेस्ट फ्लाइट को किया जाएगा और इसके लिए अभी एक FOC वेरिएंट की तेजस को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें अभी एक एल्टा की 2052 AESA रडार और 8222 जैमर को इंस्टॉल करके इसकी टेस्टिंग को शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि इसकी पहली यूनिट की रोल आउट इसी साल तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल टेस्ट फ्लाइट को 2022 की मार्च में करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद लगभग 18 महीनों तक तेजस MK-1A की पहली प्रोटोटाइप को एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जाएगा और इसमें ऐड किए गए बाकी सभी सब सिस्टम को टेस्ट करने के बाद 2023 से इसकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया गया है। अभी HAL 2024 की मार्च तक तेजस MK-1A की पहली 2 यूनिट को बनाकर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाला है और उसके बाद 2025 में 8 तेजस MK-1A को डिलीवर किया जाएगा और फिर सभी 83 तेजस MK-1A को 2029 तक डिलीवर किया जाएगा। अभी 2022 से ही तेजस की सभी ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू कर दिया जाएगा और तेजस MK-1A की फाइटर वेरिएंट की प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही 18 तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। यानी कि 2024 से 2029 के बीच HAL सिर्फ 73 तेजस MK-1A को मैन्युफैक्चर करने वाला है। इसी बीच तेजस में सौर अस्त्र मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और इसी साल की एंड तक या अगले साल की शुरुआत में ही तेजस में इसको टेस्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है, जो कि तेजस की VVR कैपेबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट K5 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर है। यह हमारी K सीरीज मिसाइल का सबसे लेटेस्ट और सबसे घातक मिसाइल होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले 2015 में अप्रूवल दिया गया था और अभी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से अभी इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को करने की तैयारी किया जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर होने वाला है और इसको हमारे S4 और S4 स्टार क्लास के सबमरीन में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि हमारे अरिहंत क्लास के वेसल्स के मुकाबले थोड़े बड़े वेसल्स होने वाले हैं। हमारी S4 क्लास की जो पहली न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, उसको अगले साल तक ड्राई डॉक से पानी में उतारने का फैसला किया गया है और इसी वजह से अब इसमें इस्तेमाल होने वाले प्राइमरी वेपन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और ये भारत का दूसरा मिसाइल भी होने वाला है जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी DRDO की तरफ से बताया गया कि K5 मिसाइल की डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इसकी पहली डेवलपमेंटल ट्रायल को करने के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलना काफी जरूरी है, जिसका अभी इंतजार किया जा रहा है। इनिशियली जब इसको टेस्ट किया जाएगा तो उसको सीधे तौर पर किसी सबमरीन से फायर करने के वजह हम लोग बे ऑफ बंगाल में मौजूद DRDO की सबमरीन पॉन्टून लॉन्चर से टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इसमें सबमरीन को डैमेज हो सकता है और साथ ही अभी हमारे पास ऐसे सबमरीन भी मौजूद नहीं है जो कि इस मिसाइल को कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा DRDO की तरफ से अभी K6 मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए डेवलपमेंटल क्लियरेंस को पिछले 2 साल से दिया जा चुका था और अभी इसको DRDO की तरफ से सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट HAL की STFE एरो इंजन को लेकर है। आप सभी को ये बात पहले से ही पता होगा कि HAL की तरफ से अभी STFE इंजन की एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि लगभग 40 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। अभी इसकी ड्राई वेरिएंट की बात करें तो इसका नाम STFE 25 इंजन है, जो कि 25 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है और इसी को बेस करके अभी HAL की तरफ से एक आफ्टर बर्निंग इंजन को बनाया जा रहा है, जिसको कि आगे चल के हम लोग अपने जगुआर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी जगुआर्स को इंडियन एयरफोर्स 2032 तक कम से कम ऑपरेशन रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ऑपरेशन रखने के लिए इनमें जो एक्सटेंसिव अपग्रेड किया गया था उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि जगुआर्स की पुरानी इंजन सभी के लिए सफिशिएंट पावर को नहीं दे पा रहा है।
अब इसके लिए अभी एक सुइटेबल इंजन भी हमको नहीं मिल रहा है और जो इंजन मिल रहे हैं वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। इसी वजह से HAL की तरफ से अभी अपनी इंटरनल फंड का इस्तेमाल करके STFE25 इंजन के एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाने का फैसला किया गया था। हालांकि ओपनली अभी तक इसके बारे में कहीं पर भी बताया नहीं गया है, लेकिन इसको लेके कई बार आर्टिकल सामने आ चुके हैं और HAL के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर के द्वारा भी कई बार ये पोस्ट किया जा चुका है कि HAL की तरफ से अभी STFE25 इंजन को बेस करके एक इंजन को बनाया जा रहा है जो कि लगभग 40 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और ये आगे चल के जगर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर्स को लेके। अब सबको याद होगा इंडियन नेवी के पास अभी शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर या स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की काफ़ी कमी है और एक साल पहले इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूएस के साथ भारत की तरफ से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था। अब इसमें यूएस की तरफ से भारत की इमरजेंसी का ध्यान रखते हुए यूएस नेवी के लिए बनाए गए पहले 3 हेलीकॉप्टर को इंडियन स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करने के बाद इनको भारत को हैंडओवर करने का फैसला किया गया था और अभी तक ऐसे 2 हेलीकॉप्टर को ऑफिशियली भारत को डिलीवर किया जा चुका है। अभी बताया गया कि आज यूएस की तरफ से इसी स्टैंडर्ड की तीसरी हेलीकॉप्टर को भी इंडियन स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करने के बाद इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया है और जल्दी से इसको अभी भारत को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल डील को फरवरी 2020 में साइन किया गया था और अभी जो डिलीवरी की बात की जा रही है उसमें भले ही हेलीकॉप्टर हमको ऑफिशियली डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन ये फिर भी अभी यूएस में ही मौजूद रहने वाला है और अभी यूएस में इंडियन पायलट और क्रू मेंबर्स को इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिसके बाद इनको बाद में भारत में शिफ्ट किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद इससे इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है और इनिशियली 24 हेलीकॉप्टर की डील के बाद अभी यूएस की तरफ से इंडियन नेवी की तरफ से पहले से फ्लोट किए गए 123 नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की टेंडर को भी हासिल करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर MS-60R हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया गया तो इनको आगे चल के भारत में बनाया जा सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को आगे चल के मिल सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी में अभी तक जितने भी पोजीशन होते हैं उनमें से मैक्सिमम पोजीशन मेल ऑफिसर्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है और आज से कुछ साल पहले तक आर्मी में महिलाओं को पुरुषों की तरह एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। मोस्टली जितने भी वुमेन ऑफिसर्स होते थे उन सभी को मेडिकल ऑफिसर के तौर पर वहाँ पे अपॉइंट किया जाता था या फिर नॉन कॉम्बैट ड्यूटी में उनको डिप्लॉय किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रक्चर थोड़ा बदलने लगा है और अभी वुमेन ऑफिसर्स को भी आर्मी में एक्टिव ड्यूटी में शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी ये बताया गया कि जल्दी ही आर्मी में परमानेंट कमीशन के अंदर ही महिलाओं को शामिल किया जाएगा और आगे चल के वुमेन ऑफिसर्स भी इंडियन आर्मी की यूनिट को कमांड कर पाएंगे। सबसे पहले इसको लेके पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट को इशू किया गया था कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना जरूरी है और अभी उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं को एक्टिव कॉम्बैट ड्यूटी में डिप्लॉय करने के कुछ इशू भी सामने आ सकते हैं, जिनको अभी ध्यान में रखते हुए आर्मी की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि हमारे सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी महिलाओं को एक्टिव ड्यूटी में शामिल करने की प्रोसेस को शुरू किया जा चुका है और आगे चल के महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी शामिल करने की बात की गई है, जिसके बाद महिलाओं को भी सेम अधिकार दिया जा सकेगा जो कि अभी मेल ऑफिसर्स को मिल रहा है। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेके। इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अभी यूएस और भारत की आर्मी के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जाने वाला है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास होने वाला है, जो कि इस एक्सरसाइज का 17th एडिशन होने जा रहा है और इसको अभी 15 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक किया जाने वाला है। इस बार की एक्सरसाइज को अलास्का में किया जाने वाला है और रेगुलर बेसिस पर यूएस और भारत के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास को किया जाता है और इसमें इस बार भारत की तरफ से 350 मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज से इंडियन आर्मी की तरफ से एक 350 मेंबर वाली टीम को यूएस के लिए भेजा गया है और ये भारत और यूएस के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज में से सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, जिसको 14 दिनों तक कंडक्ट किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों की मिलिट्रीज के बीच अलग अलग तरह के मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाएगा। नॉर्मली बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में हम लोग काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस दौरान भारत और यूएस के बीच एक फुल स्पेक्ट्रम की मिलिट्री ग्रेड की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें रियल वर्ल्ड जंग के दौरान कैसे कैसे चैलेंजेस सामने आ सकते हैं उसके बारे में ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा। पिछली बार इसको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया था और इस बार इसको अलास्का में करने का प्लान किया गया है।
ताकि पिछली बार हम लोग हॉट वेदर कंडीशन में मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के बाद इस बार हम कोल्ड वेदर कंडीशन में एक्सरसाइज को कंडक्ट कर पाए, और इस बार कंबाइंड आर्म ड्रिल को भी यहाँ पे करने का प्लान किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।